बच्चों ये है हमारा लेक्चर 196 और हम कर रहे हैं आपकी हिस्ट्री में एक नया चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 का नाम है वुमन कास्ट एंड रिफॉर्म। वुमन कास्ट एंड रिफॉर्म। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब इसका मतलब क्या? वुमन मतलब औरतें, कास्ट मतलब जाति, एंड रिफॉर्म का मतलब होता है सिस्टम बदलना, नियम लाना, कुछ नया बदलाव लाना, रिफॉर्म। ठीक है, अगर इस साल आप एक बेहतर बच्चे बने हो, घर बैठ के आप सीरियस हुए हो पढ़ाई को लेके, तो ये आप में रिफॉर्म है। ठीक है, कहीं कुछ अच्छा बदलाव होता है उसे रिफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, सो क्या औरतें, जाति और बदलाव, अच्छे बदलाव, क्या बदलाव आया है? सो चैप्टर 8 है आपका, पेज नंबर 94 आपकी हिस्ट्री की NCERT में। सो हैव यू एवर थॉट, मतलब आपने कभी सोचा है कि जब बच्चे थे 200 साल पहले कैसे रहते थे? आपने आजकल देखा है कि लड़कियां जो कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं वो स्कूल जाती हैं और लड़कों के साथ पढ़ती भी हैं एक ही क्लास में। सो बढ़ते बढ़ते काफ़ी लड़कियां स्कूल भी जाती हैं, यूनिवर्सिटियों में जाती हैं, जॉब भी करती हैं। और शादी तभी होती है लड़कियों की जब एक बारी वो बड़ी हो जाएं, एडल्ट हो जाएं, तभी उनको लीगली शादी कराई जाती है। कानून ऐसा है कि वो किसी से भी शादी कर सकती है जिसको वो पसंद करती हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो। इवन ये भी है कि जो विडोज हैं, मतलब जो विधवाएं हैं, वो भी फिर से शादी कर सकती हैं आजकल। सारी औरतें, जैसे कि सारे मर्दों की तरह वोट भी कर सकती हैं। औरतें नेता के लिए इलेक्शन भी लड़ सकती हैं, नेता की पोजीशन के लिए। सो ऐसा मतलब ऑफ कोर्स सही नहीं है कि मैं बोलूँ सबके लिए राइट्स हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा छोटी सोच वाले लोग अभी भी समाज में हैं। हम नहीं बोल सकते कि सब औरतों को इतनी आज़ादी है, बट मोस्टली हम बोल सकते हैं कि काफ़ी औरतें इतना कर गई हैं। ठीक है, पढ़ सकती हैं, लिख सकती हैं, अपनी इच्छा से शादी कर सकती हैं, विडोज रीमैरी कर सकती हैं, औरतें वोट कर सकती हैं, औरतें इलेक्शंस में खड़ी रह सकती हैं। सो मोस्टली आज ये सोसाइटी में ये सब है। जो गरीब लोग हैं आज भी उनको ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, आज भी वो एजुकेट नहीं कर पाते हैं अपने बच्चों को। काफ़ी फैमिलीज में तो लड़कियों से पूछा तक नहीं जाता उनके हस्बैंड्स चूज करते टाइम, आज भी। ठीक है, बट तो भी आज की सोसाइटी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तकरीबन अगर आप 200 साल पहले की बात करो तो आज की सोसाइटी इज वे मच बेटर देन दैट। ठीक है, सो 200 साल पहले चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। बच्चियों, जो छोटे बच्चे थे, बच्चियां भी नहीं, छोटे बच्चे, लड़के लड़की, उनकी शादी करा दी जाती थी जल्दी ही। जब छोटे से थे उनकी शादी करा दी जाती थी। हिंदू और मुस्लिम मैन होते थे, हिंदू और मुस्लिम मर्दों को पूरी आज़ादी थी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम, एक से ज़्यादा बीवी रख सकता है। हमारे देश के कई हिस्सों में जो विधवाएं होती थी उनकी तारीफें की जाती थी अगर वो अपने पति की चिता के साथ खुद भी जल जाए। यहाँ देखो एक फोटो दी हुई है चिता की, यहाँ इसके पति की चिता जल रही है और यहाँ ये कूदने जा रही है औरत। चारों तरफ मर्द ही मर्द हैं और ये औरत अपनी जलती हुई, मतलब पति के जलती हुई चिता में कूदने जा रही है। ठीक है, इसे सती प्रथा कहते हैं। ये सती प्रथा थी और फिर उन औरतों की तारीफें होती थी कि देखो पति के साथ वो चल बसी। सो जो औरतें इस तरह से मरती थी, चाहे वो अपने मन से करें ऐसा, चाहे उनको जबरदस्ती कराया जाए, उन्हें सती कहा जाता था। सती का मतलब होता है वर्चुअस वुमन, मतलब महान औरत, मतलब जो चलती चिता में कूद गई वो महान औरत। औरतों का प्रॉपर्टी पर अधिकार भी रिस्ट्रिक्टेड था कुछ उसमें, मतलब पति की प्रॉपर्टी, पति के बाद मतलब औरत ही नहीं रहती थी तो प्रॉपर्टी क्या रहती थी तो देते नहीं थे, ऐसा होता था। पिता की प्रॉपर्टी पे भी हक नहीं होता था, मतलब औरतों का प्रॉपर्टी पे कुछ अधिकार ही नहीं होता था। बिसाइड्स मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। अगर देखा जाए तो कोई भी औरत पढ़ी लिखी थी ही नहीं तब। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ अ वुमन वॉज एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो। अब सोच देखो, सोच क्या है? सोच ऐसी थी तब, अगर
अगर औरत बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो वो तो विधवा हो जाएगी, उसका पति मर जाएगा। ये सोच थी उस जमाने की, 200 साल पहले सोच थी कि अगर वुमन एजुकेटेड है तो वो विडो हो जाएगी। ये देखो कैसी सोच थी, मतलब 200 साल पहले ऐसी सोच थी भारत में। पेज नंबर 95। औरतों में भेद, औरतों और मर्दों में डिफरेंसेस थे, ऐसे नहीं, समाज के हिसाब से नहीं डिफरेंसेस थे। काफी रीजन्स में लोग डिवाइड होते थे कास्ट पे भी। मर्दों और औरतों का तो डिफरेंस था ही, सोसाइटी में भेदभाव था ही, पर लोग कास्ट के हिसाब से भी डिवाइडेड थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय अपर कास्ट माने जाते थे। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस कंसीडर्ड देमसेल्व्स एज अपर कास्ट, खुद को महान मानते थे। अदर्स सच एज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ऑफन रिफर टू एज वैश्यस। वैश्यस, आपको पता है कास्ट सिस्टम कैसे होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सो ब्राह्मण में कौन आते थे, सारे पंडित वगैरह। क्षत्रिय में सारे लड़ाके राजा आते थे। वैश्य में सारे धंधे वाले आदमी जो बिजनेस करते हैं, साहूकार आते थे। और लास्ट में शूद्र में सारे लो कास्ट पीपल आते थे। सो अपर कास्ट में ब्राह्मण क्षत्रिय थे। अदर्स सच एज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ऑफन रिफर टू एज वैश्यस वर प्लेस्ड आफ्टर देम। ठीक है, सो ब्राह्मण क्षत्रिय के बाद आए वैश्य। इसके बाद कौन था, इसके बाद नंबर था देन केम पीजेंट्स एंड आर्टिसंस सच एज वीवर्स एंड पॉटर्स। इनको शूद्र कहा जाता था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से हमारा कास्ट सिस्टम था हमारे समाज का 200 साल पहले। अभी भी है, बट पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे कि तू ऊंची जात मैं नीची जात, ऐसा होता था। सो एट द लोएस्ट रंग वर दोज हु लेबर टू कीप सिटीज एंड विलेजेस क्लीन और वर्क एट जॉब्स दैट अपर कास्ट कंसिडर पॉल्यूटिंग, दैट इज इट कुड लेड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस। जो सबसे निचले कास्ट के लोग थे, जो सबसे निचले लोग थे, सबसे निचले पाए पे वो थे जो मेहनत का काम करते थे, सिटीज में विलेजेस को क्लीन करते थे और वर्कड एट जॉब्स दैट अपर कास्ट कंसिडर्ड पॉल्यूटिंग, दैट इज इट कुड लेड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस। काफी लोग सफाई का काम करते थे तो इस काम को नीचे देखा जाता था, नीची नजरों से देखते थे। साफ सफाई के काम को जो अपर कास्ट वाले थे उसको पॉल्यूटिंग कहते थे, भाई गलत काम है। मतलब जो ये सारे काम करता है वो पॉल्यूट कर रहा है। ठीक है, मतलब निचला काम है। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल। जो अपर कास्ट लोग थे वो छुआछूत भी बहुत करते थे, अनटचेबल, की टच नहीं करना है, इनसे अड़ी हुई चीज नहीं खानी है। और देते भी ऐसे अजीब तरह से थे, भाई किसी को दे रहे हो, अब देखो मैं आपको पेंसिल दे रही हूँ, मैं ऐसे दूंगी, तो ये लोग ऐसे देते थे। अब ये क्या बात हुई यार, तुम इंसान हो, इंसान को ऐसे कैसे दे सकते हो, बहुत गलत चीज है। अनटचेबल मानते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, टेम्पल्स में नहीं घुसने देते थे। जो अनटचेबल मानते थे ना, ऊंची जात जिसको अनटचेबल मानती थी, उसे वो टेम्पल में नहीं घुसने देते थे, पानी नहीं भरने देते थे कुओं से, और उनको उन तालाबों में नहाने तक नहीं देते थे जहां अपर कास्ट नहाते थे। उनको अनटचेबल को इंफीरियर माना जाता था, भाई निचले हिस्से के ह्यूमन बींग्स हैं। 19th और 20th सेंचुरी में ये सारे नॉर्म्स थे, ठीक है, ये सारे जो नॉर्म्स थे, ये सारे जो परसेप्शंस थे, धीरे धीरे बदले। ठीक है, 19th और 20th सेंचुरी में ये सारी चीजें बदली। अब हमें देखना है कि क्या हुआ। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, अब चेंज कैसे हुआ, बदलाव कैसे हुआ। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, अगर आप शुरुआत की 19th सेंचुरी की बात करो, वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशंस अबाउट सोशल कस्टम प्रैक्टिसेस। अब 19th सेंचुरी में थोड़ा थोड़ा बदलाव आया। अब लोग तर्क वितर्क करने लगे, डिस्कस करने लगे, वे ऐसा क्यों विधवा को सती होना पड़ता है, क्यों औरतें पढ़ती नहीं हैं, क्यों औरतों का प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं है, ना पति के ना पिता के, क्यों आदमी इतनी औरतों से शादी कर सकता है, क्यों एक विडो रीमैरी नहीं, इतने सारे सवाल, बहुत डिस्कशंस होते थे। सो वन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसा क्यों, लोगों में जागरूकता क्यों आ रही थी। सो वन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर दिस वाज
द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्या डेवलपमेंट हो रहा था, डेवलपमेंट किसमें, कम्युनिकेशन के फॉर्म्स में। कौन कौन से कम्युनिकेशन फॉर्म, सो फॉर द फर्स्ट बुक्स, न्यूज, अब ये सब मिलता था, बुक्स, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में बाहर के देशों की भी खबरें आती थी, बुक्स में खबरें आती थी, तो लोगों को मतलब औरतें जागरूक हो रही थी, लोग जागरूक हो रहे थे। सो फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लीफलेट्स एंड पैम्पलेट्स वर प्रिंटेड। सो ये सब प्रिंट किए जाते थे। These were far cheaper and far more accessible than the manuscripts that you have read. So ये बहुत ही सस्ते होते थे, ठीक है, आराम से कोई भी आम आदमी खरीद सके और आपको हर जगह मिल जाते थे। मैगजीनें मिल जाएंगी, न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, छोटे छोटे पैम्पलेट्स मिल जाएंगे, तो बच्चों जो सारे लोग थे उनकी नॉलेज बढ़ी। So therefore ordinary people could read this and many of them could also write and express their ideas in their own language. So जो आम आदमी था उसको आराम से पढ़ सकता था और काफ़ी तो लिख सकते थे, अपने अपनी भाषा में अपनी आइडियाज एक्सप्रेस कर सकते थे। सो सारे इश्यूज, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, अब डिबेट किए जाते थे और मैन और मर्दों द्वारा डिस्कस किए जाते थे, ठीक है। सो ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज, सारे इश्यूज जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, सारे इश्यूज अब डिबेट किए जाते थे। अब बहसबाजियां होती थी और मर्द ही डिस्कस करते थे, कुछ औरतें होती थी पर मर्द ही डिस्कस करते थे नए नए शहरों में। और ये जो डिस्कशन होती थी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाती थी और फिर लोग मूवमेंट करते थे। मूवमेंट क्या होता है, आंदोलन करते थे, ठीक है। सो अलग अलग आंदोलन करते थे। सो जैसे औरतों के लिए, अधिकारों के लिए बहुत आंदोलन हुए, कास्ट सिस्टम में इन्होंने बहुत आंदोलन किए, भाई जो अनटचेबल्स थे उन्होंने अपनी राइट्स के लिए आंदोलन किए। सो मूवमेंट्स होते थे फिर डिस्कशंस के बाद, ठीक है। सो द डिस्कशंस कुड रीच आउट टू वाइडर पब्लिक एंड कुड बिकम लिंक टू मूवमेंट्स फॉर सोशल चेंज। सो ये किसने चालू किया, ये बहसबाजी किसने, डिबेट्स मतलब भाई बात करो, क्यों समाज में ऐसा क्यों है, चुप करके सहन नहीं करो, क्यों औरत पढ़ नहीं रही है, क्यों औरत को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, क्यों उसकी जल्दी शादी कराई जा रही है, क्यों इसके साथ भेदभाव हो रहा है कास्ट के, आप सवाल करो। तो ये सवाल अब होने लगे। पहले क्या था, समाज मान रहा था कि भाई ये है तो है, ठीक है, भाई औरत नीची, मर्द ऊंचा, निचली कास्ट वाला नीचा, ये सब है तो है, मतलब मान लिया था। अब जो नए नए रिफॉर्मर्स आ रहे थे, रिफॉर्मर्स मतलब वो लोग जो सिस्टम बदलना चाह रहे थे, कुछ पढ़े लिखे लोग थे जिनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, ये समाज में हो क्या रहा है, जिनको गलत लग रहा था, जिनको खटकता था। वो रिफॉर्मर्स कौन कौन थे, तो सबसे पहले थे राजा राम मोहन रॉय, एक रिफॉर्मर थे जो ये डिबेट्स करते थे, लोगों को जागरूक करते थे, लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करते थे कि क्यों हो रहा है, ये इंसानियत के खिलाफ है, आप अमेरिका में देखो, आप यहाँ देखो, ऐसे कर करके और मतलब उनको झंझोड़ देते थे, सामने वाले लोगों को ऐसे ऐसे भाषण देते थे। सो ये रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन रॉय 1770 to 1833। ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मो सभा, और उन्होंने तो अपनी एसोसिएशन भी स्टार्ट कर दी। एसोसिएशन मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे करें कि हम लोग समाज में रिफॉर्म लाएंगे, बदलाव लाएंगे, समाज में बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं। राजा राम मोहन रॉय एक एजुकेटेड पर्सन थे, वो चाहते थे समाज में बदलाव आए, तो उन्होंने एक संस्था खोली जिसका नाम था ब्रह्मो सभा। जैसे मैं हूँ, मेरे को एजुकेशन में कुछ करना है, तो मैंने भी स्टार्टिंग करी है, मैंने जेके ट्यूशन क्लासेस खोला है। तो भले मेरी तो मैं एक एसोसिएशन ही है, एक छोटी सी एसोसिएशन है जिसमें मैं एजुकेशन में कुछ करना चाह रही हूँ, बट ये तो रिफॉर्म एसोसिएशन थी। रिफॉर्म मतलब समाज में बदलाव लाना है, नोन एज ब्रह्मो सभा, और आगे जाके उसको ब्रह्मो समाज भी कहा गया। और ये इन्होंने कहाँ चालू की, कैलकाटा में चालू की। People such as Raja Ram Mohan Roy are described as reformers because they felt that changes were necessary in society and unjust practices needed to be done away with. So जो राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग थे उन्हें रिफॉर्मर्स कहा गया, ठीक है। So people such as राजा राम मोहन रॉय are described as reformers because they felt that changes were necessary in society. उनको लगता था, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को रिफॉर्मर्स कहा गया है, आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर्स बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी। उनको लगता था कि भाई सोसाइटी में चेंजेस जरूरी हैं। राजा राम मोहन रॉय को रिफॉर्मर्स क्यों कहा गया, रिफॉर्मर वो जो रिफॉर्म करना चाहता है, रिफॉर्म मतलब बदलाव, तो बदलाव लाने वाला।
एंड अनजस्ट प्रैक्टिस नीडेड टू बी डन अवे विद, और अनजस्ट जो भेदभाव वाली प्रैक्टिसेस है उनको खत्म कर देना है। They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life. उनको क्या लगता था कि अगर हम चाहते हैं समाज में बदलाव आए तो हमें लोगों को पुरानी चीजें बंद करें वैसा समझाना पड़ेगा और नए तौर तरीकों से जिए। ठीक है। So राजा राम मोहन रॉय was keen to spread the knowledge of Western education. ठीक है। सो राजा राम मोहन रॉय जो है वो मतलब नॉलेज फैलाना चाहते थे, वेस्टर्न एजुकेशन फैलाना चाहते थे पूरे देश में, और वो बहुत ज़्यादा बदलाव लाते थे, इक्वालिटी लाए। सो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन मतलब इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया इंडिया में, और उन्होंने आज़ादी की मांग की, और उन्होंने औरतों की इक्वालिटी के लिए भी लड़े। He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and the kitchen and not allowed to move out, become educated. वो अपने आर्टिकल्स में लिखा करते थे कैसे औरतों को पूरे घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, कैसे उनको घर की चार दीवारियों में रखा जाता है, कैसे सिर्फ किचन का काम ही उसके लिए पूरे दिन का वो होता है, कैसे उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, कैसे उसको पढ़ने नहीं दिया जाता। तो औरतों को लेके उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, उन्होंने लोगों को झंझोड़ा, लोगों को समझाया। सो राजा राम मोहन रॉय का इंटरेस्ट क्या था? वेस्टर्न एजुकेशन की नॉलेज फैलाना देश में, और आज़ादी लाना देश में, हर किसी को आज़ाद करना, और औरतों की इक्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी फॉर वुमेन। ठीक है। औरतों के बारे में किसी रिफॉर्मर ने सोचा, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। ही इज राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने औरतों की इक्वालिटी मतलब भेदभाव नहीं। इवन आज के समाज में 2020 है, आज भी काफ़ी लड़कियां बोलती हैं कि हमारे घर में भेदभाव होता है, भाई के साथ अलग, बहन के साथ अलग, आज भी कहीं सुनने मिलता है, कहीं कहीं बहुत कम पर सुनने मिलता है। सो तब उस टाइम में 1800, ठीक है, उस टाइम में इन्होंने ये बदलाव लाने की सोची। ठीक है। सो सब समझो आप कितना इन्होंने उस टाइम जो है हार्डवर्क किया होगा। चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज, इन्होंने एक और चीज ठानी कि विधवाओं की जिंदगी बदलूंगा। कैसे बदली इन्होंने? राजा राम मोहन रॉय वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडोज फेस्ड इन देयर लाइव्स। ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। वो बिल्कुल हिल से गए जब उन्होंने देखा कि भाई औरतों को किस तरह से सती होना पड़ता है। भाई पति मर जाए, आप मतलब जिंदा जला दिया जाता है चिता में। अब वो देख के एकदम वो दहल से गए। उन्होंने कहा ये क्या? उन्होंने कैंपेन चालू की प्रैक्टिस ऑफ सती के खिलाफ, इस सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई। ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती नियम ये गलत नियम है। जलती हुई चिता में आप विडो को नहीं मार सकते, उसका पति मर गया है तो उसके साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो भी मरे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पति की डेथ हुई तो उसका टाइम पूरा हो गया, शायद भगवान ने इतना टाइम लिखा था। पर आप एक औरत को आप कैसे मार सकते हो? सो वो इसको बिल्कुल हिल गया। देखो उस टाइम उसके कितने ओपन विचार थे, और उस टाइम जो समाज चल रहा था ऐसी छोटी छोटी विचारधाराओं में, इतनी बड़ी सोच रखना तो कितने महान रहे होंगे। Raja Ram Mohan Roy was well versed in Sanskrit, Persian and several other Indian and European languages. मैंने आपको कहा बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे। कितने एजुकेटेड थे वो देखो। राजा राम मोहन रॉय संस्कृत अच्छी बोल लेते थे, लिख लेते थे, पर्शियन अच्छी बोल लेते थे, लिख लेते थे, काफ़ी इंडियन लैंग्वेजेस बोल लेते थे, लिख लेते थे, यूरोपियन लैंग्वेजेस भी जानते थे। मतलब आप सोचो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे। He tried to show through his writings that the practice of widow burning had no sanction in ancient text. उन्होंने इतना लिखा, हर लैंग्वेज में लिखा, संस्कृत में, पर्शियन में। उन्होंने लिखा कि किसी औरत को जिंदा जला देना या सती करना हमारे जो बुक्स हैं, वेदास हैं, ये जो हमारे पौराणिक कितनी महान किताबें, कहीं पे भी ये मेंशन्ड नहीं है कि औरत को सती होना पड़ेगा। ये हम लोग गलत चीज कर रहे हैं। तो उसने बोला कि अगर आप रियल हिंदू हो तो अगर आप किताबें पढ़ो, अपनी खुद की आप वेदास पढ़ो, आप सब कुछ पढ़ो, कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि विडो को जलना पड़ेगा।
He tried to show through his writings that the practice of widow burning had no sanction in ancient texts. कहीं इसका नामो निशान नहीं है कि विधवा को जला दो, ये आप लोग गलत कर रहे हो, उसने समझाया. Many British officials had also begun to create Indian tradition and custom. So उस टाइम आपको पता है भारत गुलाम भी हो चुका था ब्रिटिशर्स का. उस टाइम राजा राम मोहन रॉय ये सब ठीक करना भी चाह रहे थे, तो उनको सपोर्ट मिला काफी ब्रिटिश ऑफिशियल्स का भी. ब्रिटिशर्स को भी कुछ इंडिया के रीति रिवाज सही नहीं लगे. They were therefore more than willing to listen to Raja, who was reputed to be a learned man. In 1829, सती was banned. So उन्होंने राजा राम मोहन रॉय की बात सुनी, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ऑलरेडी एक रेप्यूटेड पर्सन थे, मतलब उनका बहुत नाम था, फुल्ली एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड थे. सो उनका सुना गया, और 1829 में, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश कानून था, हमको इंडिया को बंदी, मतलब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने ये कानून बना लिया 1829 में कि सती बैन हो रही है. अगर आप किसी को सती कर रहे हो, कोई औरत को सती करना हो रहा है, तो उसके पूरे घर को जेल हो जाएगी. सो स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय राजा राम वाज यूज्ड बाय लेटर रिफॉर्मर्स एज वेल. सो ये जो राजा राम मोहन रॉय ने 1829 में सती बैन कराई, तो फिर आगे जाके ये बाकी रिफॉर्मर्स में भी इसमें कोशिश की, क्योंकि अभी भी कुछ लोग छुप छुप के ये सती प्रथा करते थे. सो आगने वाले रिफॉर्मर्स ने भी इसको अच्छे से देखा. Whenever they wished to challenge a practice that seemed harmful, they tried to find a verse or sentence in the ancient sacred text that supported their point of view. अब वो लोग क्या करते थे, जैसे राजा राम मोहन राय ने सती की प्रैक्टिस कैसे बंद कराई, उसने बाकायदा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि देखो हमारे पुराने जो पूर्वजों की जो किताबें हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो वेदास हैं, जो श्लोक हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि औरत को इस तरह से मानना है. तो वैसे ही बाकी रिफॉर्मर्स भी ऐसे ही करते थे, वो पूरा अपने बुक्स छांट देते थे, और कोई प्रथा बंद करानी हो दिखाते थे, देखो हमारे पुराणों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तुम गलत कर रहे हो, मतलब तुम अपने पुराणों के हिसाब से, अपने वेदाओं के हिसाब से भी गलत कर रहे हो. सो वेन एवर दे विश्ड टू चैलेंज अ प्रैक्टिस दैट सीम्ड हार्मफुल, कोई गलत प्रैक्टिस को अगर बंद कराना होता था रिफॉर्मर्स को, तो वो भी राजा राम मोहन रॉय की तरह सारी किताबें पढ़ डालते थे. दे ट्राइड टू फाइंड अ वर्ड्स और सेंटेंस इन द एंशिएंट सेक्रेड टेक्स्ट दैट सपोर्टेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू. वो ऐसा कुछ देखते थे पुरानी किताबों की, कुछ मिल जाए कि भाई ये चीज गलत है, और वो लोगों को समझा सकें. They then suggested that the practice as it existed at present was against early tradition. So वो समझाते थे लोगों को कि देखो पुराने जमाने में भी ये नहीं होता था, और तुम आज ऐसा कर रहे हो. ठीक है. सो इस तरह से ये मतलब जो गलत प्रथाएं थी वो धीरे धीरे बंद कराते गए. जो बड़े बड़े जो बदलाव वाले थे, रिफॉर्मर्स थे, वो सब बंद करा रहे थे ऐसी प्रैक्टिसेस. ठीक है. सो ऐसी और भी प्रथाएं थी. ठीक है. सती प्रथा के अलावा और ऐसे नहीं, औरतों के साथ, मर्दों के साथ भी बहुत गलत होता था. सो वो भी इन रिफॉर्मर्स को जो भी ऐसे लगता था कि भाई इंसानियत के खिलाफ है या बहुत ज्यादा क्रूअल है, वो बंद करा देते थे. पेज नंबर 97. सो फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर. एक और रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय के बाद दूसरे रिफॉर्मर का नाम इस चैप्टर में लिया गया है. So one of the most famous reformers, Ishwar Chandra Vidyasagar. Ishwar Chandra Vidyasagar used the ancient text to suggest that widows could remarry. अब उन्होंने भी पुराने जमाने की एक किताब ढूंढ निकाली जिसमें लिखा था कि विधवाओं की रीमैरिज होनी चाहिए, विधवाएं फिर से शादी कर सकती हैं अगर वो चाहें तो. ये हमारे पुराणों में लिखा है कि अगर इफ योर हस्बैंड इज डेड, अगर हस्बैंड मर गया है, सो अगर वो औरत चाहे, अगर चाहे तो, जरूरी नहीं है हर औरत करे, अगर वो चाहती है तो वो कर सकती, नहीं चाहती है तो ना करे, बट वो चाहती है, उसको फिर से घर बसाना है, वो बसा सकती है. ये मर्दों के लिए क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि मर्द ऑलरेडी उस टाइम पे एक से ज्यादा औरतें रख के बैठते थे, मतलब उनकी 2-3 बीवियां तो होती ही थी. ठीक है. सो ये सजेशन वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड अ लॉ वाज पास्ड इन 1856 परमिटिंग विडो रीमैरिज. ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, तो जब उन्होंने बात रखी कि विडोज कैन रीमैरिज, तो उनकी सजेशन भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने मानी, और उन्होंने एक और लॉ बनाया कि विडो रीमैरिज कर सकती है, वो कोई कानूनन अपराध
अपराध नहीं है। सो हिज सजेशन वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड अ लॉ वाज पास्ड इन 1856 परमिटिंग विडो रीमैरिज। सो आप देख सकते हो सती प्रथा 1829 में राजा राम मोहन रॉय ने बंद कराई और विडो रीमैरिज उन्होंने 1856 में हमारे जो विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चालू कराई। Those who were against remarriage of widows opposed विद्यासागर and even boycotted him। काफियों को ये विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया और काफियों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बहुत बुराई भी की। काफियों ने उनको समाज से बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट मतलब एकदम बहिष्कार कर देना, बात नहीं करना, उनको समाज में बुलाना नहीं। सो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को थोड़ा झेलना भी पड़ा इसकी वजह से। By the second half of the 19th century, the movements in favor of widow spread to other parts of country. In Telugu-speaking areas of Madras, Veera Salingam Pantalu formed an association for widow remarriage। अब ये जो विडो रीमैरिज का कानून ब्रिटिशर्स ने लागू तो कर लिया पर लोग अभी भी खिलाफ थे। पर 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, मतलब जब 19th सेंचुरी थोड़ी आगे बढ़ी तो जो विडो रीमैरिज के फेवर में काफी लोग आगे आए और तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में भी, जो तेलुगु चलती थी साउथ एरियाज में भी, इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास में तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में एक रिफॉर्मर थे। नाम देखो रिफॉर्मर का क्या है, वीरसलिंगम पंटुलू। क्या नाम है, वीरसलिंगम पंटुलू। सो ये थे हमारे एक रिफॉर्मर थे साउथ के। सो इन्होंने क्या बोला, साउथ के रिफॉर्मर ने, उन्होंने एसोसिएशन बनाई, संस्था बनाई विडो रीमैरिज की। ठीक है, संस्था थी जहां पे कोई विडो को अगर रीमैरिज करना हो तो वो कर सकती, मतलब उस संस्था के थ्रू मदद ले सकती है। अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लेस्ड देमसेल्व्स टू वर्किंग फॉर द सेम कॉज। इवन बॉम्बे में भी काफी लोगों ने वॉलंटियरली, मतलब खुद से, कुछ जवान आदमी, औरतों ने, यूथ ने ये बीड़ा उठाया कि भाई विडो रीमैरिज का हमको प्रमोट करना है। ज्यादा से ज्यादा विधवाएं, अगर वो यंग, क्योंकि यंग छोटी छोटी लड़कियां विधवाएं हो जाती थी और पूरा जीवन ऐसे ही बिताती थी, कि हम सपोर्ट करें इस कॉज को। सो इन द नॉर्थ स्वामी दयानंद हु फाउंडेड रिफॉर्म कॉल्ड आर्य समाज ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज। इवन नॉर्थ में भी, ठीक है। सो नॉर्थ मतलब ऊपर का साइड, ये जम्मू कश्मीर और ये पंजाब वाला साइड। सो नॉर्थ में भी स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने अपना एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज करके संस्था बनाई थी, उसने भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। ठीक है, मतलब सब लोग देश के कुछ कुछ हिस्सों में हर कोई अपनी अपनी संस्थाओं से सपोर्ट कर रहा था विडो रीमैरिज के कानून को। यट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिज रिमेन्ड लो। अभी भी पर विधवाएं जो फिर से शादी करें वो नंबर रहा कम। दोज हु मैरिड वर नॉट इजीली एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। सपोज कोई विडो रीमैरिज कर भी लेती है, उसको सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती थी, उसे बात नहीं करते थे, उसको समाज से निकाल देते। एंड कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ। अभी भी जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स थे, जो छोटी सोच वाले लोग थे, अभी भी वो लोग ये नया जो लॉ था विडो रीमैरिज का, उसे अभी भी अपोज कर रहे थे, अभी भी उसके खिलाफ थे। अब दूसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, जिन्होंने ये विडो रीमैरिज का कानून पास कराया। अच्छा, अब गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। अब लड़कियों का स्कूल जाना कैसे चालू हुआ, देखो। अब सती प्रथा खत्म हुई, विडो रीमैरिज चालू हुई, अब गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, औरतें स्कूल कैसे जाने लगी। काफी रिफॉर्मर्स को लगा कि एजुकेशन फॉर गर्ल्स, अगर हमें, मतलब औरतों की हालत भारत में बहुत ज्यादा दयनीय है, खराब है, तो अगर औरतों की हालत सुधारनी है भारत में तो हमें गर्ल्स को एजुकेट करना पड़ेगा, हमें उन्हें पढ़ाई लिखाई करानी पड़ेगी ताकि औरतों की लाइफ बदले। औरतों की लाइफ औरतें खुद बदलेंगी एजुकेट होके। सो विद्यासागर ने क्या बोला, विद्यासागर इन कैलकाटा एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेटअप स्कूल्स फॉर गर्ल्स। सो इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में विद्यासागर ने गर्ल्स स्कूल खोला एंड बहुत सारे दूसरे रिफॉर्मर्स ने बॉम्बे में गर्ल्स स्कूल खोले। When the first schools were opened in the mid-19th century, many people were afraid of them. They feared that schools would take girls away from home, prevent them from doing their
डोमेस्टिक ड्यूटी। सब नए नए स्कूल्स खुले थे और खास लड़कियों के लिए ही खुले थे। सो लोग थोड़ा डरते थे स्कूल भेजने में, उनको लगता था कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी या लड़कियां घर के कामकाज नहीं करेंगी। मोर ओवर और गर्ल्स को स्कूल जाने के लिए रास्तों से होके गुजरना पड़ता था। पहले तो लड़कियों को घर से निकलने भी नहीं देते थे। Many people felt that this would have a corrupting influence on them. काफियों को, हाँ मैंने जैसे बोला कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी स्कूल जाने से। They felt that girls should stay away from public spaces. लोगों को लगता था लड़कियां घर में ही रहें, घर के अंदर ही रहें, बाहर जाएंगी, उनको पब्लिक स्पेसेस से, मतलब पब्लिक से दूर ही रहना चाहिए। Therefore, throughout the 19th century, most were taught at home by liberal fathers or husband. So पूरी 19th century में भले स्कूल भी खुल गए, पूरी 19th सेंचुरी में लड़कियों को पढ़ाया कैसे गया? घर में ही लिबरल, मतलब अच्छी सोच, ऊंची सोच वाले पिताओं ने, ऊंची सोच वाले पतियों ने ही लड़कियों को पढ़ाया। मतलब स्कूल्स अभी भी नहीं भेज रहे थे, और कुछ जो ज्यादा खुले सोच वाले मर्द थे या खुली सोच वाले पति पिता, वो पढ़ाते थे अपनी बच्चियों को। Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home by liberal fathers or husbands. ठीक है। समटाइम्स वुमन थॉट देमसेल्व्स, कहीं कहीं तो ऐसे औरतें खुद ब खुद पढ़ती थी, ट्राई करती थी पढ़ने को और पढ़ना सीख जाती थी। समटाइम्स वुमन थॉट देमसेल्व्स। डू यू रिमेंबर व्हाट यू रीड अबाउट रशुंधरी देवी इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर? सो लास्ट ईयर रशुंधरी देवी के बारे में पढ़ के आए स्टैंडर्ड 7th में। शी वॉज वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एंड लाइट। रशुंधरी देवी कौन थी? रशुंधरी देवी एक ऐसी औरत थी जो खुद पढ़ना सीखी थी, ना पिता ने सिखाया ना पति ने सिखाया। वो खुद ही रात को छुप छुप के पढ़ती थी, लिखती थी, और दियों की, कैंडल्स की लाइट में छिप छिप के पूरे घर से पूरा दिन घर का काम करती थी और रात को छिप छिप के वो पढ़ाई लिखाई करती थी। ऐसे पढ़ी रशुंधरी देवी। In the later part of the century, schools for girls were established by Arya Sabha in Punjab and Jyotirao Phule in Maharashtra. फिर आगे जाके और स्कूल्स खुले लड़कियों के, कहाँ खुले? स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय आर्य समाज, पंजाब में भी खुल गए, आर्य समाज संस्था ने खुलवाया, एंड ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र में खुलवाया। ठीक है, महाराष्ट्र के ये भी एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, ज्योतिराव फूले। फिर इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम, मतलब जो अमीर घर थे मुसलमानों के इन नॉर्थ इंडिया में, वुमन लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक। सो औरतें कुरान पढ़ने लगी अरेबिक लैंग्वेज में। फिर वो औरतों द्वारा पढ़ती थी, घर पे उनको औरतें पढ़ाने आती थी। सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज अली भी एक रिफॉर्मर थी और लेडी रिफॉर्मर थी। री इंटरप्रिटेड वर्सेस फ्रॉम कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन। तो उन्होंने कुरान से वो सारे जो भी कुरान में जो भी पैराग्राफ्स थे, कुरान क्या है? कुरान मुस्लिम्स की होली बुक है, जैसे हमारे हिंदुओं की गीता है। सो कुरान उनकी है। सो उन्होंने, कुरान में भी लिखा हुआ है कि औरतों को पढ़ाओ, सो उन्होंने वो वाले सारे पैराग्राफ्स लोगों के लिए ट्रांसलेट किए। द फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th century. Amongst the other things, there were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand. सो नॉवल भी लिखना चालू हुआ, उर्दू में नॉवेल्स लिखना चालू हुई लेट 19th century में, और वुमन को धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती थी, घर कैसे चलाना वैसी किताबें लिखी हुई थी वो पढ़ाया जाता था। वुमन राइट अबाउट वुमन फ्रॉम द अर्ली 20th century, मुस्लिम वुमन लाइक बेगम्स ऑफ भोपाल प्लेड अ नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग अमंग वुमन। फिर फ्रॉम द अर्ली 20th century, मुस्लिम वुमन लाइक बेगम्स ऑफ भोपाल। सो जो भोपाल की बेगम्स थी उन्होंने औरतों को पढ़ाने में बहुत ही सपोर्ट किया। दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। उन्होंने एक स्कूल चालू किया अलीगढ़ में सिर्फ लड़कियों के लिए। और भी औरतें थी जैसे बेगम रोकैया शखावत हुसैन, ये पूरा एक नाम है, बेगम रोकैया शखावत हुसैन। उन्होंने मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल चालू किया पटना और कलकत्ता में। ये सारी बेगमें ही थी। देखो, बेगम ऑफ भोपाल ने अलीगढ़ में खोला, बेगम रोकैया शखावत हुसैन ने पटना और कलकत्ता में खोले स्कूल। ये जो बेगम रोकैया शखावत हुसैन थी वो उनको बिल्कुल ये जो पुरानी विचार है ना उनकी बिल्कुल वो बुराई करती थी। उनको पुराने विचार एकदम निडरता से सब लोगों को बोलती थी कि ये गलत है।
आर्ग्यूइंग दैट रिलीजियस लीडर्स ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड एन इंफीरियर प्लेस टू वुमन। वो कहती थी कि जितने भी लोग हैं सब औरतों को निचली नजरों से ही देखते हैं, भले औरतें कितनी भी एजुकेटेड हैं। बाय द 1880s इंडियन वुमन बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटीज। सो जैसे 1880 आया, 1880 आया, तो जो औरतें हैं, जो भारतीय औरतें हैं, वो यूनिवर्सिटीज में भी जाने लगी, कॉलेज भी पढ़ने लगी। सम ऑफ देम ट्रेंड टू बी डॉक्टर्स, सम बिकेम टीचर्स। काफी डॉक्टर्स बनी, काफी टीचर्स बनी। मैनी वुमेन बिगेन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। काफी औरतें जो हैं अपने व्यूज लिखने लगी, अपने विचार लगने लगी औरतों की जगह के लिए, कि औरतों की जगह क्या है हमारे समाज में। ताराबाई शिंदे, एक और औरत, ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने क्या किया? अ वुमन एजुकेटेड एट होम एट पूना पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, ताराबाई शिंदे को घर पे ही पढ़ाया गया था, उनके पिता या पति ने पढ़ाया होगा। पूना की थी वो, और उन्होंने भी एक किताब लिखी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, मतलब मैन वुमन के बीच में कंपैरिजन। और उस किताब में उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था समाज में जो भेदभाव है। कौन थी वो? ताराबाई शिंदे। फिर एक और थी पंडित रामाबाई। ये सारे आपको वुमन स्कॉलर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आई पंडित रामाबाई। पंडित रामाबाई, a great scholar of Sanskrit, felt that Hinduism was oppressive towards women and wrote a book about miserable lives of upper caste Hindu women. पंडित रामाबाई ने लिखा कि किस तरह से, वो संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान थी, पंडित रामाबाई संस्कृत की विद्वान थी। उनको लगा कि जो हिंदुइज्म है वो ऑपरेसिव है वुमन के लिए। ऑपरेसिव मतलब बहुत ज्यादा भेदभाव वाला है औरतों के लिए। और रोट अ बुक, उन्होंने किताब लिखी कि जो ऊंची जात की हिंदू औरतें हैं उनकी लाइफ कितनी खराब है। शी फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू हु हैड बीन ट्रीटेड बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव। उन्होंने औरतों के लिए विडोज होम भी खोला पूना में ही, ताकि औरतें वहां आके रह सकें जिनके पति गुजर जाते हैं, अगर वो चाहती हैं तो। हियर वुमन वर ट्रेन्ड सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमी। और यहाँ पे वो औरतों को ट्रेनिंग देती थी ताकि वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सके, कुछ कमा सकें। नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म्ड द ऑर्थोडॉक्स। और ये सब देख के जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो पुराने दिमाग वाले, पुरानी सोच वाले लोग थे, वो एकदम दहल गए। फॉर इंस्टेंस मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट हिंदू वुमन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड दिस वुड करप्ट हिंदू एंड इरोड फैमिली वैल्यूज, और वर ऑल्सो वरिड। अब क्या इनको क्या लगा कि भाई औरतें पढ़ेंगी लिखेंगी तो इससे हमारी औरतें वेस्टर्न हो जाएंगी और इससे हमारी जो हिंदू सभ्यता है वो तो खत्म हो जाएगी, औरतें अब अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगी। मुस्लिम भी डर गए, मुस्लिमों ने भी सोचा कि भाई इतने बदलाव कहाँ से आ रहे हैं, क्यों हो रहा है, हमारी औरतें बिगड़ रही हैं, पढ़ के औरतें बिगड़ रही हैं, उनका मानना ऐसा था। एज यू कैन सी बाय द एंड ऑफ 19th century वुमेन themselves were actively working for reform। अब क्या हुआ? अब औरतें खुद अपने लिए आगे आई। पहले मर्द थे, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब आ रहे थे, ज्योतिराव फूले। अब औरतें खुद आगे आ रही हैं, औरतों अपने खुद के लिए काम कर रही हैं। जैसे ये सारी औरतें थी, पंडित रामाबाई, और फिर ये सारी औरतें अपने लिए खुद काम कर रही हैं, ठीक है। सो एज यू सी बाय द एंड ऑफ 19th, women themselves were actively working for reform। खुद ही काम करने लगी औरतें। So women themselves were actively working for reform। They wrote books, edited magazines, founded schools, training centers, set up women's associations। अब वो औरतें खुद अपने लिए संस्थाएं बनाने लगी, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने लगी, किताबें लिखने लगी, मैगजीनें एडिट करने लगी। अब औरतें खुद ही अपने भला करने लगी। From the early 20th century, they found political pressure groups to push through laws for female suffrage and better healthcare and education for women। अब क्या करने लगे? अब वो औरतें पॉलिटिकल ग्रुप्स भी बनाने लगी और सब पे प्रेशर बनाने लगी कि ये जो लॉज हैं जिसमें औरत वोट नहीं कर सकती, वो लॉ खत्म कर दिया जाए, औरतों की हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाए। मतलब औरत बीमार पड़ती थी तो वो ऐसा माना जाता था भाई खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, पढ़ाई कराते नहीं थे। सो औरतें अब ये चीज भी करने लगी कि भाई नहीं। सो फ्रॉम द अर्ली 20th century दे फॉर्म्ड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स टू पुश थ्रू लॉज फॉर फीमेल सफरेज। की फीमेल सफरेज मतलब राइट टू वोट।
एंड बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर वुमेन। अब वो हेल्थ केयर और एजुकेशन फॉर वुमेन के भी लॉस बनाने लगी। सम ऑफ देम जॉइंड वेरियस काइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम 1920s। कईयों ने तो बहुत सारे मूवमेंट्स भी ज्वाइन किए, बहुत सारे नेशनलिस्ट सोशलिस्ट मूवमेंट ज्वाइन किए 1920 से। इन द 20th century में लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस लैंड देयर सपोर्ट टू डिमांड्स फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन। 20th century में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भी सपोर्ट किया औरतों को, और उन्होंने भाई इक्वालिटी जो औरतें मांग रही थी उसको सपोर्ट किया, आज़ादी मांग रही थी उससे सपोर्ट किया। ठीक है, सो नेशनलिस्ट लीडर प्रॉमिस दैट देयर वुड बी फुल सफरेज फॉर ऑल मैन एंड वुमेन। इन जो ये सारे लीडर्स थे, इन्होंने औरतों को प्रॉमिस किया कि आपको फुल राइट टू वोट मिलेगा। सफरेज मतलब राइट टू वोट, पर इंडिपेंडेंस के बाद, जब भारत आजाद हो जाएगा तब। हाउएवर टिल देन दे आस्क्ड वुमेन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स। तब तक उन्होंने कहा औरतों को कि अभी हमें ब्रिटिशर्स से लड़ना है। ठीक है, ये जो आप सब कह रही हो भाई इक्वालिटी, राइट टू वोट, ये सब हम सब आपको औरतों को देंगे, पर पहले आप औरतें हमको ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन में मदद करो। ठीक है, सो नेशनलिस्ट लीडर प्रॉमिस दैट देयर वुड बी फुल सफरेज टू ऑल मैन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। हाउएवर टिल देन दे आस्क्ड वुमेन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स। ठीक है, ये भेदभाव से ये सब से हम निपट लेंगे बाद में, पहले देश से ब्रिटिशर्स को भगाने में मदद करो। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स। Some of the social reformers we have been discussing also criticize caste inequalities. So कुछ social reformers ने जो कास्ट में भेदभाव, जाति में भेदभाव होता था, उसमें भी उन्होंने कदम बढ़ाए आगे। राजा राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ द कास्ट। राजा राम मोहन रॉय ने एक बुद्धिस्ट किताब थी, उस बुद्धिस्ट किताब में जो कास्ट के ऊपर भेदभाव पे किताब थी उसको ट्रांसलेट किया। द प्रार्थना समाज एडर्ड टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। जो प्रार्थना समाज, एक प्रार्थना समाज बना था, तो वो भक्ति में मानता था और उसने सबको बोला कि सब कास्ट इक्वल हैं। बॉम्बे में द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 18 टू वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट। बॉम्बे में तो परमहंस मंडली भी बनाई गई, परमहंस मंडली बनाई गई 1840 में टू वर्क फॉर द अबॉलिशन ऑफ कास्ट। ये जो जाति पाति का जो भेदभाव है उसको हटाने के लिए परमहंस मंडली बनाई गई। मैनी ऑफ दिस रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशंस वर पीपल ऑफ अपर कास्ट। सो ये जो बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे और जो मेंबर्स थे रिफॉर्म एसोसिएशंस के, वो सारे अपर कास्ट के ही लोग थे। Often in secret meetings, these reformers would violate caste taboos on food and touch. कभी मीटिंग भी होती थी तो ये लोग ये जो फूड को भाई ऐसे भाई उनका टच किया हुआ फूड नहीं खाओ, उनका टच किया हुआ चीज नहीं लो, उन सबको वो टैबू मतलब वो कहते हैं ना एक बट्टा, मतलब एक कालिख। सो उस कालिख को, ये जो कास्ट की जो गलत चीजें हैं उनको वो बहिष्कार करते थे, तोड़ते थे। मतलब जानबूझ के वो सब साथ में मीटिंग रखते थे, एक दूसरे का खाते थे, एक दूसरे का पीते थे। ठीक है, वो अपनी मीटिंग्स में ये भेदभाव तोड़ देते थे। सो ऑफन इन सीक्रेट मीटिंग्स दीज रिफॉर्मर्स वुड वायलेट कास्ट टेबूज ऑन फूड एंड टच इन एन एफर्ट टू गेट रिड ऑफ द होल्ड ऑफ कास्ट इन देयर लाइव्स। सो मतलब ये जिंदगी, मतलब ये लोग आपस में क्योंकि ये ऐसे जो इनकी जो एसोसिएशंस होती थी उसमें सब लोग होते थे, हाई कास्ट लो कास्ट सब होते थे। सो साथ में खाते पीते थे ताकि ये सारी चीजें वो समाज से तोड़ सके। देयर वर ऑल्सो अदर्स हु क्वेश्चन द इनजस्टिसेस ऑफ कास्ट सोशल ऑर्डर। कई और भी थे जिनको ये सोशल ऑर्डर नहीं समझ आया कि क्यों वो लोग ऊपर, क्यों हम लोग नीचे। During the course of the 19th century, Christian missionaries began setting up schools for tribal groups and lower caste children. So 19th century में जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने स्कूल बनाना चालू किया आदिवासियों के लिए और जो कम जात के लोग बच्चे थे उनके लिए। These children was equipped with some resources to make their way into a changing world. So ये जो ट्राइबल ग्रुप्स, जो कबीले वाले बच्चे थे या नीची जाति वाले बच्चे थे, अब वो लोग पढ़ने लगे, उनको थोड़ा समाज में उठना बैठना आया। सो यहाँ पे हम आज एंड करते हैं।
कि इन बच्चों क्रिश्चियन मिशनरीज ने इनके लिए स्कूल्स खोले, नीच जात वाले कम जात वाले बच्चों के लिए और ट्राइबल कबीले वाले बच्चों के लिए। सो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। सो अभी तक हमने देखा औरतें भी आगे आई, राजा राम मोहन रॉय ने शुरुआत की और सब धीरे धीरे आगे आए, फिर धीरे धीरे सब बाकी लोग और भी जुड़ते गए। सो राइट ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी प्रॉपरली। ये है पेज 100 तक ये चैप्टर रीड करना है आपको। न्यू टेक्स्ट बुक के हिसाब से है, चालू हमने किया था पेज नंबर 94 से, ठीक है। रीड इट अप टू दिस एंड राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।